गरीब सपना ने कबाड़ा चुनकर अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण किया था। अब सपना की 5 बेटियां कोमल, अंजलि, परी, दिशा और काव्या बड़ी हो चुकी थीं। उन सबकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सपना कबाड़ा बीनकर घर आती है। तभी वो देखती है कि मोहल्ले की कुछ औरतें उसकी बेटियों को लेकर बातें कर रही हैं। पता नहीं सपना बहन कैसी है। खुद तो कबाड़ा चुनने के लिए चली जाती है और अपनी बेटियों को घर में अकेला छोड़ जाती है। सपना बहन को जरा भी फिक्र नहीं है अपनी 5 बेटियों की। ठीक कह रही हो निर्मला बहन, मेरी तो बस एक ही बेटी थी, पर जब तक मैंने उसकी शादी नहीं की तब तक मुझे उसकी फिक्र सताती रही। आप ही देखो, मैं उसकी शादी करके कितनी रिलैक्स फील कर रही हूँ। और एक सपना बहन है जो 5 जवान बेटियों को अपने घर में रखी हुई हैं। यह नहीं कि उनके हाथ पीले कर दूं। वो बेचारी गरीब कबाड़ी वाली आखिर अपनी 5 बेटियों की शादी एक साथ कैसे कर सकती है। दोनों पड़ोसन आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सपना आ जाती है। सपना को देखकर दोनों चुप हो जाती हैं और अपने घर में चली जाती हैं। पर यह सब कुछ सपना के दिमाग में घर कर जाती है और सपना अपने घर में जाकर बिना अपनी बेटी से बात किए बैठ जाती है। अपनी माँ को इतना उदास देखकर सपना की 5 बेटियां परेशान हो जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, क्या हुआ माँ, आज तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? माँ, आप अकेले कबाड़ा नहीं चुन पा रहे हो। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे लगता है बात कुछ और ही है। आज से पहले मैंने माँ को कभी इतना दुखी नहीं देखा। माँ, हम गरीब हैं इसीलिए हम परेशान हैं या बात कुछ और है? मेरी परेशानी में से एक परेशानी ये भी है बेटा कि मैं गरीब हूँ और तुम 5 की शादी के लिए मैंने इतना पैसा तो जोड़ लिया है कि तुम 5 की शादी में एक साथ करवा सकूं। और एक कबाड़ी वाली की बेटी से शादी कौन करेगा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आज से पहले तो कभी आपने हमारी शादी की बात नहीं की। क्योंकि पहले तुम 5 छोटी थी, अब 5 बड़ी हो चुकी है। तुम सबकी उम्र हो गई है, शादी करवानी है मुझे। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां शादी के बाद मेरी तरह ही कबाड़ा बेचें। मैं ना तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करवाना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कि कबाड़ी वालियों की बेटी से शादी करना कौन चाहेगा। इस तरह से परेशान सपना वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना की बेटियों के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। पर जैसे ही लड़के को पता चलता है कि सपना कबाड़ा चुनती है तो वो ये रिश्ता तोड़ देते हैं। माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक कबाड़ी वाले की बेटी से शादी करूंगा? अगर मुझे पता होता तो मैं इस गरीब खाने में कभी नहीं आता। रवि बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हम किसी और के घर में हैं और मैं जानती हूँ सपना बहन की बेटियां बहुत अच्छी हैं। इनकी बेटी अच्छी हो या गंदी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो अपने बाकी के 4 बेटों की शादी इनकी बेटियों से करवा सकती हो, पर मैं एक कबाड़ी वाले की बेटी से शादी कभी नहीं करूंगा। अब रवि नाराज होकर वहां से चला जाता है, पर रवि की माँ अपने 4 बेटों का रिश्ता तय कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि की सपना की सबसे बड़ी बेटी कोमल से मुलाकात होती है, जो कि कुछ दवाइयां लेकर घर जा रही होती है। ये लड़की कितनी सुंदर है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। अब रवि कोमल से बात करने की कोशिश करता है और उसका पीछा करता है, पर ज्यादा देर तक उसका पीछा नहीं कर पाता और उसी केमिस्ट की दुकान पर जाकर कोमल का इंतजार करने लगता है। 2 दिन बाद फिर कोमल उसी केमिस्ट स्टोर पर आती है और इस बार रवि उससे बात करता है। आखिर तुमसे मिलना हो ही गया? तुम जानती हो मैं 2 दिन से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्या मेरा इंतजार? पर क्यों? और तुम हो कौन? मेरा नाम रवि है। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें यहाँ से दवाई ले जाते हुए देखा था। मैंने तुम्हारा पीछा भी करना चाहा, पर तुम पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे शायद प्यार हो गया, बस इसलिए दोबारा मिलने को दिल किया। क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, जाओ यहाँ से। प्लीज मना मत करो, मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज। अब रवि कोमल से काफी रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद कोमल रवि से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते रवि और कोमल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोमल की 4 बहन की शादी रवि के 4 भाई से होने वाली थी। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है और हल्दी की रस्म होती है। कोमल बेटा, लड़के वालों की तरफ से अब तक हल्दी नहीं आई है। जब तक हल्दी नहीं आ जाती तेरी 4 बहनों को हल्दी नहीं लग सकती। माँ, मुझे लड़के वालों को पता दे दो। मैं अपनी बहनों की हल्दी में कोई अड़चन नहीं आने देना चाहती, इसीलिए मैं खुद वहाँ हल्दी लेने जाऊंगी। कोमल अपनी माँ से पता लेकर हल्दी लेने के लिए लड़के वालों के घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रवि से होती है।
अब रवि को पता चल जाता है कि कोमल कोई और नहीं वही लड़की है जिससे उसकी माँ ने उसका रिश्ता जोड़ा था। तो तुम उस कबाड़ी वाले की बेटी हो जिस घर में मेरे चारों भाई की शादी होने वाली है? तो तुम भी वही हो जिसने इस रिश्ते को मना कर दिया। पर देखो, तकदीर ने ये क्या खेल खेला। तुमने पहले मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझसे प्यार करते हो आप। अब बताओ, अब क्या करोगे तुम? रवि की सच्चाई पता चलने के बाद कोमल का दिल टूट जाता है और वो बिना हल्दी लिए रोती हुई घर जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे किस्मत पर विश्वास होता है, जिसके बाद जब भी 4 हल्दी ना लेकर 5 हल्दी की कटोरी लेकर सपना के घर आता है और सपना से कहता है, आंटी जी, मैंने जो उस दिन बदतमीजी करी थी उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर आज आपकी 4 बेटियों की हल्दी नहीं होगी बल्कि 5 बेटी की हल्दी होगी। अब आपकी 5 बेटी की हल्दी एक साथ होगी। मैं कोमल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कोमल एक कबाड़ी वाले की बेटी है या राजकुमारी की। क्या तुम सच कह रहे हो? बेटा, तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। कोमल, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे माफ कर दो, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और शायद भगवान भी यही चाहता है। सही कहते हैं लोग, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। प्लीज इस रिश्ते के लिए मना मत करना। हाँ दीदी, मान जाओ और जाकर ना आप तैयार हो जाओ। आपकी भी हल्दी ना आज ही होगी और हम 5 बहनों को एक साथ हल्दी लगेगी। कोमल अपनी माँ और बहनों की बात मान जाती है, साथ ही साथ रवि को भी माफ कर देती है और इस तरह से सपना अपनी 5 बेटियों की हल्दी एक साथ करती है और अपनी 5 बेटी की शादी भी। कल्पना की 2 बहू थी, सपना और दिशा। कल्पना की बड़ी बहू दिशा बहुत संस्कारी थी, जिसने पूरा घर संभाला था। पर कल्पना की छोटी बहू, जिसका नाम सपना था, और वो हर समय अपने सपनों में ही खोई रहती। ऐसे ही एक दिन कल्पना दिशा के घर में ना होने की वजह से सपना को घर में काम करने को कहती है। सपना बहू, सुबह हो चुकी है, अब घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर ले। भूल गई क्या, तेरी जेठानी यहाँ नहीं है, कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई है। माँ जी, आप काम की चिंता क्यों करती हैं? अभी तो सुबह हुई है, पूरा दिन बाकी है, सारा काम आराम से हो जाएगा। इतना बोलकर दिशा अपने कमरे में चली जाती है और फोन चलाने लगती है। सपना के पास सिर्फ 3 ही काम था, सोना, खाना और फोन चलाना। हाय, कितनी नींद आ रही है। 12 बज चुके हैं। एक काम करती हूँ, पहले थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठकर काम कर लूंगी। वैसे भी अभी तो पूरा दिन पड़ा है। इस तरह से सपना सो जाती है और घर का कोई काम नहीं करती। अब ना चाहते हुए भी कल्पना को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। दोपहर में सपना की आँख खुलती है। अरे ये क्या, 2 बज गए। बड़ी भूख लगी, पता नहीं दीदी ने कुछ बनाया भी है या नहीं। चलो किचन में जाकर ही देख लेती हूँ। इतना बोलकर सपना किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास खाना खाकर उठ चुकी है और वो बर्तन धो रही है। अपनी सास को बर्तन धोता देख उसे याद आता है कि उसकी जेठानी कुछ दिनों के लिए मायके गई है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, जेठानी जी तो मायके गई हैं। लगता है माँ जी ने घर का सारा काम खुद ही कर लिया है। आ गई बहू, अगर खुद से बातें करना खत्म हो गई हो तो इन बर्तनों को सही से रख दे। ये छोटा सा काम तो कर लेगी ना तू? हाँ माँ जी, बस अभी रख देती हूँ। बस पहले थोड़ा सा खाना खा लो, बहुत भूख लग रही है। खाना? पर आज तो खाना बना नहीं। बहू तो आराम से सो रही थी, रात का थोड़ा सा बचा था, मैंने तो वो खा लिया। अगर तुझे खाना खाना है तो तू अपने लिए खुद ही बनाकर खा लेना। इतना बोलकर कल्पना वहाँ से चली जाती है। अब जब सपना को पता चलता है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं रखा तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सपना इतनी कामचोर थी कि अपने लिए खाना भी नहीं बनाती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती है। माँ जी को क्या लगा वो मेरे लिए खाना नहीं रखेंगी तो क्या मैं भूखी मर जाऊंगी? जानती नहीं है वो मैं कौन हूँ। हाँ। सपना खाना खाकर झूठे बर्तन किचन में रख देती है। शाम को जब कल्पना झूठे बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सपना को डांटने लगती है। अरे ओ कामचोर, इतनी कामचोरी भी अच्छी बात नहीं है कि तू अपने लिए 2 रोटी भी ना बना सके और ना ही अपना खाया हुआ बर्तन धो सके। मैं इस घर की नौकरानी नहीं, तेरी सास हूँ। चुपचाप से बर्तन धो। माँ जी 2 ही तो बर्तन है, आप 2 बर्तन के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रात को सबके खाने के बाद तो मुझे बर्तन धोने ही है, मैं तब अपने ये बर्तन भी धो दूंगी। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है और शाम को खाना भी कल्पना को ही बनाना पड़ता है। सभी के खाने के बाद कल्पना सपना को बर्तन धोने के लिए कहती है। याद है ना बहू, तूने क्या कहा था?
तूने कहा था कि रात के बर्तन तू धोएगी। सभी ने खाना खा लिया है, जल्दी से सारे बर्तन धोकर तू भी सो जा। माँ जी मुझे सब याद है, मैं बर्तन धोने जा ही रही हूँ। पता नहीं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सर घूम रहा है। बहू तू सुबह से तो ठीक थी, अचानक से खाना खाने के बाद तुझे क्या हो गया? माँ जी मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, लगता है मेरा बीपी लो या हाई हो रहा है। पर कोई बात नहीं, आप जाकर सो जाइए, मैं बर्तन धो लूंगी। नहीं नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू जाकर आराम कर ले, थोड़े से बर्तन मैं खुद धो लूंगी। इस तरह से सपना बीमार होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में आराम से सोने के लिए चली जाती है और बेचारी कल्पना ही घर का सारा काम करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद दिशा अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही एक दिन सपना बहू तू बहुत कामचोर है, आज तेरी कामचोरी यहाँ काम नहीं करेगी। जाकर मेरे लिए फ्राइड राइस बना दे, बहुत दिन हो गए फ्राइड राइस खाए हुए। माँ जी आप भूल गई क्या, जेठानी जी वापस आ चुके हैं। और भूले मत, मेरा काम रात का है, इसलिए मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली। आप जेठानी जी से कह दीजिए। माँ जी रहने दीजिए आप, सपना से किसी भी काम के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो लड़की अपना काम नहीं कर सकती खुद, वो दूसरों का क्या करेगी। मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके लिए अभी बस 5 मिनट के अंदर फ्राइड राइस बना के लाती हूँ। इस तरह से दिशा तो अपने सारे काम करती है, पर सपना हमेशा की तरह कोई न कोई बहाना बनाकर अपना काम भी अपनी सास और जेठानी से करवा लेती है। बस माँ जी बहुत हो गया, सपना की काम चोरी की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, हर समय सपने में खोई रहती है। अब मैं उसका कोई काम नहीं करने वाली, ना ही आप करोगी। सही कह रही है दिशा बहू, अब इसे सबक सिखाना जरूरी हो चुका है। अब कल्पना और दिशा सपना को सबक सिखाने के लिए उसे कुछ नहीं कहते और सपना भी खूब मजे करते भी क्यों ना, आखिर उसे काम से छुट्टी जो मिल गई थी। अब सपना खाने के लिए जाती है और देखती है कि उसके लिए खाना ही नहीं रखा। ये देखकर सपना को बहुत गुस्सा आता है और दिशा सपना से कहती है, देवरानी जी अपना गुस्सा ना अपनी जेब में रखो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और तुम अपना खाना खुद बना लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाली। आपको क्या लगता है दीदी, आप मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी तो क्या मैं भूखी मर जाऊंगी? मैं अपने लिए खुद खाना बना सकती हूँ, मैं इतनी भी कामचोर नहीं हूँ जितनी आपको नजर आती हूँ। हाँ देखते हैं, और खाना बनाने से पहले अपना रूम साफ कर लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारा रूम भी साफ नहीं करने वाली। इतना बोलकर दिशा वहाँ से चली जाती है। अपनी जेठानी की बात सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आता है, पर सपना इतनी ज्यादा कामचोर थी कि वो अपने लिए भी खाना नहीं बनाती और सुबह शाम बाहर का खाना लाकर खाने लगती, जिस वजह से उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। सपना होश में आओ, माँ जी हमें लगता है कि सपना को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, बाहर का खाना खा कर इसकी तबीयत खराब हो गई है। अब कल्पना डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर सपना को इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सपना को होश आता है। मैं जिंदा हूँ, मैं तो डरी गई कहीं मैं मर न जाऊँ। माँ जी दीदी आप दोनों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अब मैं काम चोरी नहीं करूँगी, मैं घर का सारा काम करूँगी और खाना भी बनाया करूँगी। एक पल को तो हम भी डर गए थे, पर तुझे ठीक देखकर हमारी जान में जान आ गई। माँ जी अच्छी बात तो ये है कि देवरानी जी ने सपना देखा कि काम ना करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गई। इसी बहाने देवरानी को थोड़ी अकल तो आई कि अब वो काम चोरी छोड़कर अपने लिए 2 वक्त का खाना बना सके। इस तरह से सपना को अकल आ जाती है, जिसके बाद फिर कभी वो काम चोरी नहीं करती और अपनी जेठानी और सास की घर के कामों में मदद करवाती। एक लड़की आईने के पास बैठी तैयार हो रही होती है, तभी उसके पीछे से एक परछाई जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता और वो फिर से शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि शीशे में उसकी जो परछाई है वो हंस रही होती है। धीरे धीरे देखते ही देखते शीशे में वो परछाई एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। शीशे में चुड़ैल को देखकर वो लड़की डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। शीशे से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और उसे शीशे में कैद कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद नीलमपुर नाम के एक छोटे से गांव में घर के सामान की नीलामी हो रही होती है। राजीव भी उस नीलामी में जाता है, जहां वो उस घर के शानदार शीशे को खरीद कर ले आता है। राजीव जब उस शानदार शीशे को अपने घर लेकर आता है तो उस शीशे को देखकर उसकी बीवी कोमल उससे पूछती है, वाह ये आईना कितना सुंदर है। सुंदर तो होगा ही, आखिर ये आईना राजा महाराजा के समय का जो है। तो तुम्हें कहाँ से मिला ये शीशा?
नीलामी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस हवेली से मैं भी कुछ सामान ले ही लूं। इसलिए मैंने इस आईने को खरीद लिया। सच में ये आईना बेहद सुंदर है, और वैसे भी आज अपनी शादी की सालगिरह भी तो है, इसलिए इसे मैंने तुम्हें गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया। तुम काफी दिनों से बोल रही थी ना कि तुम्हें अपने बेडरूम के लिए एक सुंदर सा आईना चाहिए। तुम मेरी हर छोटी छोटी बातों को कैसे याद रख लेते हो, कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ? अरे मैंने तुमसे शादी की है, 7 जन्मों तक रहने का वादा किया है, कस्में खाई हैं, तो फिर मैं तुम्हारी इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को कैसे पूरा ना करूं। चलो इसे चलकर अपने बेडरूम में लगा देते हैं, और आज तुम इस आईने के सामने बैठकर तैयार हो ना, हम दोनों आज रात को बाहर खाना खाने जा रहे हैं। क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। राजीव इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब कोमल आईने के पास बैठकर तैयार होने लगती है और अपने बाल बनाने लगती है, मगर तभी उसके हाथों से कंघा गिर जाता है और वो कंघे को उठाने के लिए नीचे झुकती है। जैसे ही वो कंघे को उठाकर शीशे में देखती है तो वो देखती है उसकी परछाई शीशे में नहीं है। ये देखकर कोमल, ये क्या हो रहा है? इस शीशे में मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रही? कुछ देर बाद उस शीशे में अपनी परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल नजर आती है, जो आईने के अंदर ठीक उसके पीछे खड़ी होती है, और आईने में कोमल की परछाई रो रही होती है। ये देखकर कोमल वहां से जल्दी से उठकर भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देख कोमल चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? ये आईना मेरा है और मैं राजकुमारी कलावती हूँ। इस शीशे के सामने मैं तैयार हुआ करती थी, परंतु मेरी सौतन को ये मेरा आईना बहुत पसंद था और इसीलिए उसने मेरे आईने को तोड़कर और कांच से मेरी ही हत्या कर दी। बस तब से मैं इस आईने के अंदर हूँ, और जो भी कोई मेरे आईने के पास बैठकर तैयार होता है मैं उसे खत्म कर देती हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो उससे पहले मैंने बहुत लोगों को मारा है, अब तेरी बारी है। मुझे मत मारो, आखिर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुझे मारकर मुझे खुशी और शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और मैं इन सब की प्यासी हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल कोमल के पास जाने लगती है कि तभी वहाँ राजीव तैयार होकर आ जाता है और अपने हाथों में घड़ी का टाइम देखकर कोमल से बोलता है, कोमल ये तुम क्या कर रही हो? हमें लेट हो रहा है और तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो। तुम्हें चलना नहीं है क्या? राजीव, ये आईना भूतिया है। मैंने अपनी आंखों से इस शीशे के अंदर एक चुड़ैल को देखा और वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे बोला कि वो मुझे मार डालेगी। मैं मरना नहीं चाहती हूँ राजीव। कोमल कम ऑन यार, बाहर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और तुम हो कि अपना बचपना लेकर बैठी हो। चलो भी अब। पर मैं सच बोल रही हूँ। अब राजीव कोमल का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है, और कोमल पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि शीशे में अंदर बैठी वो चुड़ैल हंस रही होती है और उससे बोल रही होती है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम आराम से रात को आना, मैं तुम्हें आज रात ही खत्म कर दूंगी। अब राजीव कोमल को अपने साथ ले जाता है, और रात को जब वो राजीव के साथ घर आती है तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो घर के अंदर जाए। अब एक बार फिर कोमल सारी बात राजीव को बताती है, परंतु इस बार भी राजीव उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर अकेला छोड़कर कमरे में सोने के लिए चला जाता है। राजीव के जाने के बाद भी कोमल की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने रूम जा सके। तभी उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। दादी, हाँ, अब दादी ही मेरी मदद कर सकती है। वो मुझे बचपन में भूतों की कहानियां सुनाया करती थी कि किस तरह से वो भूतों से लड़ती थी और उन्हें भगाया करती थी, और उसे याद आता है कि किस तरह से तब उसकी दादी उसको भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। उसकी दादी को बहुत अच्छे से भूतों को पकड़ना आता था। अब कोमल जल्दी से अपनी दादी को फोन करती है और सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी दादी उससे बोलती है, बेटा ये चुड़ैल बहुत पुरानी है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जहाँ तक मुझे पता चल सका है तो वो चुड़ैल इस तरह से आईने के मालिक को मारती है और उनकी आत्मा को शीशे में अपने साथ कैद कर देती है। पर दादी, इस चुड़ैल से बचने का कोई तो उपाय होगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्योंकि इस शीशे की मालकिन इस बार मैं हूं, और उस चुड़ैल ने मुझसे कहा था कि वो रात होते ही मुझे मार देगी, और घर में शीशे के अंदर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। अगर कुछ समय बाद मैं अंदर नहीं गई तो
तो वो या तो राजीव को या फिर खुद बाहर आकर मुझे मार डालेगी। दादी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, कुछ बताइए ना। अब बस एक ही तरीका है, हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं, पर तुम उस चुड़ैल से अपनी जान बचा सकती हो। वो कैसे दादी? तुम्हें लाल कपड़े से उस शीशे को ढकना होगा और तोड़ना होगा। जब वो शीशा टूट जाएगा तो उसी लाल कपड़े में उस आईने को लपेट कर तुम्हें उस शीशे को किसी नदी या किसी जंगल में गाड़ आना होगा, ताकि वो चुड़ैल दोबारा तुम्हारे घर में ना आ सके और ना ही वो चुड़ैल उस शीशे से बाहर निकलकर तुम्हारी जान ले। मैं सब समझ गई दादी, मुझे क्या करना है। अब मैं उस चुड़ैल को इसी शीशे के अंदर कैद करूंगी, ये किसी की जान नहीं ले पाएगी। कोमल बेटा, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें संभल कर अपने काम को अंजाम देना होगा। अब कोमल ऐसा ही करती है और वो अपने कमरे में जाने से पहले एक लाल कपड़ा उठाती है और उसे उस शीशे के ऊपर डाल देती है। परंतु ये सब कुछ राजीव देख लेता है और कोमल पर गुस्सा करने लगता है। तभी राजीव को शीशे में वो चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। मेरे ऊपर से लाल कपड़ा हटा दे कोमल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ तुझे मारूंगी, पर अब मैं तेरे पति को भी मार डालूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर अब राजीव को भी कोमल की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद कोमल पास में पड़ा वो वास उठाती है और शीशे को तोड़ देती है और जल्दी से जाकर उस शीशे को गहरी नदी में जाकर फेंक आती है। इस तरह से कोमल उस भूतिया शीशे और उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़वा लेती है। एक बार फिर से वो चैन की जिंदगी जीने लगती है।